नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास को, और भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन तीन भागों में हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका क्या रहता है? आधुनिक भारत का इतिहास। अगर एग्जामिनेशन में भी अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर पूछे गए हैं तो वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे गए हैं। एंशिएंट और मेडुअल हिस्ट्री से कम प्रश्न की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आधुनिक पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग प्राचीन और मध्यकाल को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आधुनिक इतिहास जो होता है परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आज तक अगर आप विगत 10 वर्षों का पेपर उठा करके देखते हैं तो उन पेपर में आपको यह मिलेगा कि सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछे गए हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास से पूछेंगे। और देखा जाता है कि आधुनिक भारत का इतिहास का जो प्रारंभ होता है वह होता है यूरोपीय कंपनी के आगमन पे। ये ऐसी कंपनियां थीं जो भारत में व्यापार करने के लिए क्या हुई थी? आई हुई थी। अब व्यापार करने के लिए जब ये कंपनियां आएंगी तो उनको कोई मार्ग भी अपनाना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे, जो भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार होता था उसके लिए तीन मार्ग सबसे ज़्यादा फेमस था। एक था फारस की खाड़ी का, लाल सागर का और स्थल मार्ग का। इन तीन मार्गों के माध्यम से व्यापार क्या किया जाता था, जिसमें देखा गया है कि जो आपका जल मार्ग था वो भूमध्य सागर, काला सागर द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी होता हुआ अरब सागर के द्वारा भारत तक क्या पहुंचता था। ठीक है ना, देखते हैं आपको यहाँ पे देखिए ये पूरा ये व्यापार क्या था, यहाँ से होते हुए ये सारा व्यापार होते हुए यहाँ तक क्या होता था? पहुँचता था। ठीक, दूसरा था आपका स्थल मार्ग। स्थल मार्ग में क्या था कि यह एक तरह से बाल्कन स्टेट था। ये पूरा ये वाला क्षेत्र था, आप देखेंगे ऊपर का ये पूरा जो आपका क्षेत्र है, ये सब इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के माध्यम से क्या होता था? व्यापार होता था। अब इसमें आपका टर्की, फारस, ठीक, टर्की, फारस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते हुए ये यहाँ से भारत में क्या करते थे? ये व्यापार के लिए लोग इंटर करते थे। तो यह एक स्थल मार्ग भी था ऐसा, जिसके माध्यम से क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। तो यह तीन ऐसे मार्ग थे जिनके द्वारा व्यापार होता था। एशिया का जो अधिकांश व्यापार था वह अरब वासियों के क्या था? एक का अधिकार में था, उनका इसके ऊपर नियंत्रण था। भाई जब बगल में है तो नियंत्रण भी होगा। और भूमध्य सागरीय और यूरोपीय जो व्यापार था वो इतावली व्यापारियों के हाथ में था। इन सभी चीज़ों के बीच में 15वीं सदी में क्या होता है कि नौसेना को आगे, नौ परिवहन को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक खोज होती है, प्रगति होती है, और इस प्रगति का परिणाम ये होता है कि नई नई खोजों का भी क्या होता है? प्रारंभ होता है। और इसी संदर्भ में एक पुर्तगाल के राजकुमार होते हैं जिनका नाम है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, के सतत प्रयास के द्वारा क्या होता है? 15वीं सदी में खोज का काम जो होता है प्रारंभ होता है। और उसी के परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि कोलंबस जो स्पेन का निवासी था उसने अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज की, और आशा अंतरीप जिसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। कहाँ पर है ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, आप देखिए यहीं पे ये जो छोटा सा है ये इसको क्या कहते हैं? आशा अंतरीप कहा जाता है। ठीक, आशा अंतरीप, इसी को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। इसके द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पर व्यापार का प्रारंभ किया गया था। तो यह तीनों चीज़ की खोज किया था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि यूरोप का जो व्यापार था वह गरम मसालों के ऊपर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर ही निर्भर था। यहाँ का मसालों का इतना प्रभाव था कि यहाँ से अगर मसाले न जाएं तो वहाँ मसालों का क्या होती थी? कमी पड़ जाती थी, जिसके लिए मसालों के व्यापार के लिए यह बहुत फेमस था। तो आपसे पूछ सकता है कि यूरोपीय कंपनी जो व्यापार है अधिकतर व्यापार किसका होता था? तो आपको यह विकल्प में हो सकता है डालना पड़ेगा कि मसालों का व्यापार होता था। ठीक है, फिर यह पूछ सकता है कि
व्यापार मार्गों की खोज के लिए सबसे पहले सतत प्रयास किसके द्वारा, तो पुर्तगाल के जो प्रिंस थे द नेविगेटर, ठीक है ना, हेनरी नेविगेटर ने उन्होंने किया था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे। आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा जो है यहीं पे पुर्तगाल है और उसने यहाँ से चक्कर लगाते 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 यहाँ तक पहुँचा। फिर यहाँ से मेडागास्कर, ये छोटा जो सा जो द्वीप दिख रहा है आपको, ये मेडागास्कर, ये होते हुए यहाँ पर क्या हुआ, कालीकट बंदरगाह पर क्या होता है, ये पहुँचता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें भी क्या होनी है, पता होनी चाहिए। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहली कंपनी, अब ये तो क्लियर हो गया कि पहली कंपनी आपकी कौन सी है, पुर्तगाली। ये लोग सबसे पहले यूरोपवासी थे जो भारत में व्यापार करने के लिए आए। तो भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा। कब आया, 17 मई 1498 पे। पहला प्रश्न बनना तैयार हो गया कि भाई वास्को डी गामा कब आया, 17 मई 1498 में। अब जब ये भारत आते हैं तो रास्ते में इनको कुछ दिक्कतें होती है, तो इनका पथ प्रदर्शक कि भैया भारत अगर जाना है द्वीप में, तो वो कौन था, अब्दुल मनीत था। और यह पहुंचते हैं कालीकट के बंदरगाह पर, और उस बंदरगाह का जो नाम था उसका कडप डाबू बंदरगाह था। और वहाँ पर एक हिंदू शासक होते हैं, उनका नाम है जोमोरिन। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि उसका शासक, तो ये जब उतरते हैं तो इनका खूब भव्य स्वागत होता है। और किस शासक के द्वारा, एक जोमोरिन शासक होते हैं, उनके द्वारा इनका क्या किया जाता है, जोमोरिन एक तरह से क्या है, एक उपाधि है, स्वागत किया जाता है। और वास्को डी गामा क्या करता है, भारत में मसालों का पूरा व्यापार करता है। व्यापार कर कर के अपने देश को क्या हो जाता है, लौट जाता है। लेकिन लौटने के बाद जब वो यहाँ पर व्यापार किया जाता है, और सबसे ज़्यादा उसको किसका, काली मिर्च का व्यापार करता है। ठीक है, और इससे उसको 60 गुना, देख रहे हैं कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 60 टाइम्स, मतलब 60 गुना उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब वो लेकर के ये प्रॉफिट अपने देश को, स्वदेश लौटता है, तो वहाँ के लोगों को जब पता चलता है कि भाई भारत से व्यापार करने में तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, और वहीं से फिर व्यापार का श्रृंखला क्या होती है, शुरू हो जाती है हमारे देश में। फिर कहा जाता है कि वास्को डी गामा 2 बार भारत आया। एक बार तो 1498 में आया, और फिर दूसरा 1502 ईस्वी में भी वास्को डी गामा भारत में क्या हुआ था, पुनः व्यापार। जानते हैं कि एक बार आदत लग जाएगी प्रॉफिट की तो फिर दोबारा आदमी आएगा। उसी बीच में पेड्रो अल्बरेज कैब्रल, यह था 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। ये गवर्नर की बात नहीं हो रही है, पुर्तगाली की बात हो रही है। पहला वास्को डी गामा और दूसरा पुर्तगाली अगर कोई पहुंचा था वो था पेड्रो अल्बरेज कैब्रल। अब यहाँ तक के सारे प्रश्न आते हैं। इसके बाद पूछता है कि इनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ स्थापित हुई। तो इनकी पहली जो फैक्ट्री थी 1503 में कोचीन में स्थापित हुई, और 1505 में कुन्नूर में इनकी क्या हुई थी, दूसरी फैक्ट्री स्थापित। ये जरूर इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ पे है, देख रहे हैं, ये है आपका कुन्नूर और ये है आपका कोचीन। दोनों आपका देखेंगे पश्चिमी तट पर स्थित है। आगे देखते हैं। ये देखिए आपका ये वास्को डी गामा है, ये भारत आते हैं, और देखिए इनका क्या, ये लिस्बन है, यहीं पुर्तगाल था, और इसी को ये रूट मैप को लेते हुए अटलांटिक ओशन होते हुए, देख रहे, केप ऑफ गुड होप, इसी को कहा जाता है आशा अंतरीप, जिसको, इसका अगर आप पुराना नाम देखेंगे तो कई किताबों में इसको आपको नाम मिलेगा उत्तर माशा द्वीप। ठीक है ना, तो ये इसी को कहते हैं। और यह बगल से होते, मेडागास्कर से होते, और ये देखिए कालीकट जो बंदरगाह है यहाँ पर वो क्या होता है, पहुँचता है। तो आपको रूट मैप जरूर पता होना चाहिए कि वो कैसे यहाँ पर यात्रा किया। इसके बाद होते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो होते हैं वो भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर होते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1505 से लेकर के 1509 तक के बीच में इन्होंने क्या किया था, अपना काम किया था। इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार पर क्या करना, नियंत्रण स्थापित करना, और कहा जाए इनडायरेक्ट रूप से पूरा आपका, आप देख सकते हैं, हिंद महासागर, जिस ये आपका जो इंडियन ओशन है, इस पे पूरा अधिकार करना इनके क्या थी, प्रणाली में शामिल था। क्यों ऐसा, अगर अधिकार नहीं स्थापित होगा तो कोई भी आएगा और यहाँ पर अपना प्रभाव स्थापित कर देगा।
उस प्रभाव को कम करने के लिए इन्होंने एक रणनीति तय की कि हम हिंद महासागर पे अपना क्या करेंगे, अधिकार को स्थापित करेंगे। उसके लिए इन्होंने एक शांत जल की नीति का क्या किया, प्रारंभ किया, जिसको आप ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। शांत जल की नीति कि जिससे व्यापार को आसानी से किया जा सके। अब यहाँ पर एक युद्ध होता है, जब इतना सब कुछ करेंगे तो फिर युद्ध भी स्वाभाविक हो जाता है। तो गुजरात के शासक, तुर्की के शासक और मिस्र के शासक, ये तीनों लोग मिल करके पुर्तगाली के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। लेकिन पुर्तगाली जो थे वो बहुत स्मार्ट थे, वो क्या करते हैं, इन तीनों की जो संयुक्त सेना है उनको क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। और जब ये हरा देते हैं तो इनका जो पावर होता है, इनका प्रभाव होता है उस क्षेत्र में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो इनकी नौसेना का प्रभाव है वह भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हिंद महासागर को यह लोग पुर्तगाली सागर के नाम से भी क्या करते हैं, सोचिए इतना इनका प्रभाव बढ़ जाता है कि यह हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर के नाम से भी बोलना शुरू कर देते हैं। अगला देखते हैं, अगला जो थे वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये सबसे पावरफुल शासक थे। इनका टाइम पीरियड था 1509 से लेकर के 1515। और कहा जाता है कि भारत में अगर पुर्तगाली शक्तियों की स्थापना का अगर किसी को श्रेय जाता है, जिसे उसका वास्तविक संस्थापक है, वो है अल्बुकर्क। और 1503 में इन्होंने कोचीन में पुर्तगाली प्रथम दुर्ग का क्या किया था, निर्माण किया था। ये हमेशा पूछता है प्रश्न कि इनका पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई, इनका पहला दुर्ग कब स्थापित हुआ। और 1509 में इन्हें पुर्तगाली गवर्नर क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था भारत में। और 1510 में इन्होंने क्या किया, गोवा पर अधिकार कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय गोवा के जो मतलब बीजापुर के एक शासक थे जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह, उसको इन्होंने क्या कर दिया था, हरा दिया था। और हरा करके उन्होंने गोवा पर क्या कर लिया था, उनसे जीत लिया था। तो अब क्या हो गया, 1510 में गोवा पर भी अधिकार हो गया। आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो 1511 आता है। उस समय आते आते इन्होंने मलक्का पर भी अधिकार कर लिया। और 1515 तक आते आते इन्होंने फारस की खाड़ी, ठीक है ना, वहां पे था बंदरगाह, हरमुज बंदरगाह, उस पर भी क्या कर लिया, इन्होंने अधिकार कर लिया। तो अब पूर्ण रूप से इनका क्या हो गया, सागर पे क्या हो गया, प्रभाव बढ़ता चला गया। अब इन्होंने क्या किया कि अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि भारतीय महिलाओं से विवाह करना, जिससे उनकी क्या हो सके, आबादी बढ़ सके। और एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था, सती प्रथा को बंद करवाना, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये राजा राम मोहन का एक तरह से क्या थे, पूर्वगामी थे, जिन्होंने सती प्रथा को बंद कराने का प्रयास किया था। और यह भी क्या था, एक तरह से प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सा ऐसा पुर्तगाली शासक है जिसने सती प्रथा को बंद कराने का प्रयास किया। तो आपको सीधे उत्तर निकल के आएगा आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारे आते हैं नीनो डी कुन्हा, ठीक है। नीनो डी जो कुन्हा थे वह एक तरह से दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। और 1534 में इसने बसीन और 1535 ईस्वी में इसने दीव पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और ये हुआ कैसे, आप सोचेंगे कि आते ही अधिकार कैसे कर लिया। तो अधिकार किया, हुमायूं और बहादुर शाह के बीच संघर्ष चल रहा था। और जब यह संघर्ष चल रहा था तो उस संघर्ष का इसने फायदा उठाया, कहा कि चलो भाई ये दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अब इस लड़ाई के दौरान हमको क्या कर लेना चाहिए, कुछ लाभ कमाने के लिए अपना काम कर लेना चाहिए। तो इसका इन्होंने फायदा उठाया और अपना क्या किया, बसीन और दीव पर क्या कर लिया, तुरंत ही अधिकार कर लिया। मतलब दो लोग जैसे भारत और चाइना लड़ने लगे और पीछे पाकिस्तान अटैक करके कुछ भाग को जीत ले, तो वही स्थिति हो गई थी। और इसने अपने शासन का प्रमुख केंद्र जो था आपका कोचीन, उसको शिफ्ट कर दिया गोवा में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सा पुर्तगाली शासक था जिसने अपने शासन का केंद्र कोचीन से उठा करके गोवा कर दिया। तो उत्तर बनेगा आपका नीनो डी कुन्हा, ठीक। इसके बाद पुर्तगालियों का यहाँ तक सब कुछ समाप्त होता है। इनकी एक व्यवस्था थी जो थी कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह क्या था।
तो यह था हिंद महासागर में जितना भी व्यापार होता था, मैं थोड़ा सिनॉप्सिस फॉर्म में लिखा है, बस आपको दिमाग बनाना चाहिए। हिंद महासागर, आपको पता ही है कि ये पूरा क्या था, हिंद महासागर। हिंद महासागर में जितना भी व्यापार होता था उस पर क्या किया जाता था, कर लगाना, उस पर नियंत्रण स्थापित करना, और उसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक कार्टेज। कार्टेज का शाब्दिक मतलब ही होता है कि परमिट, मतलब जब आप किसी से परमिशन लेंगे व्यापार करने के लिए कि वो आपको परमिट करे वहां पर जाने के लिए, व्यापार करने के लिए, वही क्या होता है, कार्टेज होता है। अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन के इस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए अगर एंट्री करता भी था तो इनका इतना प्रभाव था कि वह उसे दंडित भी करते थे, प्लस अगर यह किसी से कर वसूलते थे तो उसकी रक्षा का भी अधिकार इनको। उसी के लिए इन्होंने क्या बनाई, काफिला व्यवस्था। काफिला व्यवस्था में क्या था कि एक पुर्तगाली जहाज का बेड़ा इनके साथ साथ चलता था, जिसका मुख्य जो उद्देश्य था डाकुओं से संरक्षण करना और अपनी व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना, कि मतलब उनका प्रभाव इतना बना रहे कि हिंद महासागर में और कोई भी व्यक्ति एंट्री न मार पाए। ठीक है। और पुर्तगाली इतने प्रभावशाली हो गए थे कि यह अपने आप को सागर का स्वामी भी कहते थे। ठीक, तो आपका क्वेश्चन अब क्या क्या बन सकता है, पूछ सकता है कि नीनो डी कुन्हा तो दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे। शासन का प्रमुख केंद्र इन्होंने कोचीन से गोवा में शिफ्ट किया था। फिर आपका यह पूछ सकता है कि कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था क्या थी, तो यह एक तरह से कर लगाना और दूसरे व्यापारियों को परमिट देने से संबंधित व्यवस्था थी, और इसमें पुर्तगाली उनको संरक्षण प्रदान करते थे, उनको डाकुओं से बचाते थे, और यह उनके साथ साथ एक उनका बेड़ा भी चलता था जो उनकी डाकुओं से और बाकी चीजों से क्या करता था, रक्षा करता था, और उसके एवज में वो उनसे क्या वसूलते थे, कर वसूलते थे। ठीक है। अब आप कहोगे कि पुर्तगाली फिर समाप्त क्यों हो गए। आप देखेंगे कि अगर भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए तो सबसे लास्ट में 1960 के बाद यह गए हैं, सबसे बाद में भी गए। तो इनका पतन कैसे हो गया, सबसे पहला मुख्य कारण था भ्रष्ट प्रशासन, व्यापार प्रणाली में दोष, क्योंकि अत्यधिक मुनाफा कमाने के लालच में इन्होंने क्या किया, उस व्यापार की जो मुख्य प्रणाली थी उसमें दोष स्थापित कर दिया था, और लोगों से अत्यधिक मात्रा में कर लेते थे। फिर इन्होंने धार्मिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, भारतीय महिलाओं से विवाह करना प्रारंभ कर दिया। योग शासकों का अभाव था, अल्बुकर्क के बाद कोई इतना प्रभावशाली शासक ही नहीं हुआ कि वह इस व्यवस्था को और आगे बढ़ा सके। सीमित संसाधन, क्योंकि इनका नेवी बेस बहुत कमजोर था इसलिए, और मुगल विस्तार उस समय हो रहा था जो वो भी प्रमुख कारण था। डच और अंग्रेजी कंपनियां भी क्या हो गई थी, प्रतिद्वंदिता में आकर के इसके साथ खड़ी हो गई थी, और जानते हैं जहां प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो वहां पर सरवाइव करने के लिए क्या होता है, आपको उस तरह से अपने व्यापार को नियंत्रित करना चाहिए कि आपका व्यापार सुचारू रूप से चल सके। ठीक है। अब जब पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं तो वो व्यापार के साथ साथ बहुत सी चीजों को भी लाते हैं। तो पहला प्रश्न होता है कि वह कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जिसने भारत में संसाधन का दोहन करने का प्रथम प्रयास किया, तो वह कंपनी थी पुर्तगाली। भारत और जापान के बीच व्यापार करने का भी अगर श्रेय किसी को जाता है तो किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। 1960 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगालियों की सबसे बड़ी देन क्या थी, इन्होंने धर्म न्यायालय की स्थापना की। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखिए, तंबाकू की खेती, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद आदि जितनी भी फल से लेकर के आपकी ये जो वस्तुएं हैं, इनके बारे में पहला ज्ञान या इन वस्तुओं के बारे में अवगत अगर किसी ने कराया, वो किसने कराया, पुर्तगालियों ने कराया। जहाज निर्माण के बारे में आपने देखा था ना, प्रिंस नेवी जो आपके थे नेविगेटर, उन्होंने क्या किया था, उनके सतत प्रयासों से उस विज्ञान को आगे बढ़ाया गया था, उसके बारे में जानकारी दी। और प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। और इनकी एक स्थापत्य कला थी, वो थी गोथिक स्थापत्य कला,
उसको भी अब आप पूछ सकता है कि गोथिक स्थापत्य कला का संबंध किससे है, तो आपको विकल्प में मानना रहेगा पुर्तगाली। ठीक है, तो पुर्तगालियों में इतना ही महत्वपूर्ण चीजें आपको पढ़नी है। हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर से। ठीक है, देखिए यूरोपीय कंपनियों के आगमन में आपको देखना है कि व्यापार किस किस रास्ते होता था, उनको आपको ध्यान में रखना है। प्रथम सतत प्रयास किसके द्वारा किया गया, प्रिंस हेनरी नेविगेटर के द्वारा किया गया। कोलंबस ने किसकी खोज की, वास्को डी गामा ने किसकी खोज की, और केप ऑफ गुड होप की किसने खोज की। ठीक है, और यह भी पूछ सकता है कि यूरोप भारत से किस व्यापार के लिए ज्यादा आश्रित था, तो मसालों के व्यापार के लिए था। आपको ये रूट मैप पता होना चाहिए कि पुर्तगाली कैसे भारत में एंट्री किए। ठीक है, फिर जब वास्को डी गामा भारत आता है तो उसका पथ कब आता है, वो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। उसका पथ प्रदर्शक कौन था वो पता होना चाहिए। कालीकट का जो बंदरगाह था वहां पे पहुंचता है, उसका नाम था कप कड्डाबू, वो आपको पता होना चाहिए। वहां पे एक हिंदू शासक था जमोरिन, जहां जिसका उसने स्वागत किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मसालों का व्यापार करना था। काली मिर्च का व्यापार किया था, 60 गुना का प्रॉफिट हुआ था। और सेकंड जो पुर्तगाली था वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, इतना आपको। इसके बाद इनकी प्रथम फैक्ट्री 1503 में और द्वितीय 1505 में, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। ठीक, इसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया पर व्यापार पर नियंत्रण किया। शांत जल की नीति इसी से संबंधित थी। और पुर्तगाली जो थे वो सागर के नाम से हिंद महासागर को बोलने लगे थे। अगला था कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब यह प्रश्न हमेशा पूछता है कि पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको उत्तर माना रहेगा अल्बुकर्क। ठीक है, फिर यह एक प्रश्न आया भी है कि बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही जो शासक थे उनसे गोवा किसने छीना था, अल्बुकर्क ने। कब किया था, 1510 में। और इसने पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक विकास किया। इसने भारतीय महिलाओं से विवाह करके अपना प्रभाव को बढ़ाने का कोशिश किया, आबादी बढ़ाने का, और सती प्रथा से संबंधित चीजों के बारे में भी बताया। नीनो डी कुन्हा आएंगे तो इसने क्या किया था, ये उतना प्रभावशाली शासक नहीं था, बस इसने थोड़ा बहुत किया। इसके बाद पुर्तगाली प्रभाव धीरे धीरे क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था क्या थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये शॉर्ट नोट्स में भी कभी कभी पूछता है सिविल सर्विसेज में। इसके बाद इनका पतन क्यों है, भाई पुर्तगाली जब इतने अच्छे थे तो इनका पतन क्यों हो गया। उसके मुख्य मुख्य भ्रष्ट प्रशासन, व्यापार प्रणाली में दोष, धार्मिक हस्तक्षेप, योग शासकों का अभाव, सीमित संसाधन, मुगल विस्तार और डच और अंग्रेजी कंपनी का विस्तार। पुर्तगालियों का प्रभाव उनमें हम आए जब हमारे देश में, तो उनका क्या क्या, तो इसमें सबसे पहले भारत जापान के अगर संबंध अगर बढ़े उसका भी श्रेय जाता है। ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना 1560 में, ये भी पूछा जाता है। तंबाकू की खेती, आलू, इन सब की खेती के बारे में। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का जो श्रेय था वो पुर्तगालियों का था। इसके बाद था गोथिक स्थापत्य कला, वो भी किससे संबंधित थे, पुर्तगालियों से। तो ये महत्वपूर्ण चीजें बस इतनी ही आपको पढ़नी है पुर्तगाली में, ज्यादा चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं डच। डच क्या था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डच मूल रूप से क्या थे, हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। अब आप देख लीजिए ये क्या है, हॉलैंड और नीदरलैंड, देख रहे हैं, ये जर्मनी के ऊपर जैसे जाएंगे आप, ये पूरा जो क्षेत्र है ये देखिए, नॉर्थ हॉलैंड, साउथ हॉलैंड, ये पूरा क्या है, नॉर्थ ईस्ट के आसपास का ये पूरा क्षेत्र क्या है, हॉलैंड से संबंधित है। तो यह भी व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। और इसमें था कार्लेनियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान भारत में 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा क्या किया था, प्रस्तावित किया गया था। और इन्होंने अपनी एक कंपनी को क्या किया था, स्थापित किया था। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना था। इसमें क्या किया गया था, 21 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्र दिया गया था, जिसमें 17 सदस्यीय एक बोर्ड का गठन किया गया। और उसकी संयुक्त पूंजी जो थी वो थी 65 लाख गिल्डर। अब यहां से प्रश्न बनना शुरू होता है, जब ये भारत में एंट्री करते हैं तो बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी पीपली में। और हुगली के निकट जो था चिंसुरा में भी क्या हुई थी ऐसा। और यह एक फोर्ट स्थापित हुआ था, गुस्तावुस फोर्ट। यह क्या था, एक तरह से डच का किला था।
अब ये प्रश्न बनेगा कि गुस्तावस फोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया था डच के द्वारा। अब 1605 जैसे आता है तो यहाँ पर मुसलीपट्टनम, अब पूछेगा मुसलीपट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके अलावा भारत में अन्य जगह भी डच फैक्ट्रियां हुई। यह प्रश्न भी आपका आता है कि डच फैक्ट्री का, जैसे पुलिकट तमिलनाडु में, सूरत गुजरात में, विमलीपट्टनम, कराईकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम और कोची। देखिए मैंने मैप के माध्यम से सब बता दिया है कहाँ कहाँ कौन कौन सी आपकी फैक्ट्रीज क्या है स्थापित होती। यह भी प्रश्न आपका एग्जामिनेशन में आ चुका है कि किन स्थानों पर डच फैक्ट्रियां स्थापित थी, तो इसको भी आपको देख करके जाना है। आगे देखते हैं कि डचों ने क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण किया। तो सबसे पहले डचों द्वारा नील का निर्यात मुसलीपट्टनम और सूरत से भड़ौच बंदरगाह से कपड़े का निर्यात किया जाता था। अब पूछ सकता है कि डचों द्वारा कपड़ों का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता था, तो उत्तर होगा आपका भड़ौच। पुलकट में इन्होंने क्या किया था, अपने एक टकसाल स्थापित की थी और वहां पर ये अपने स्वर्ण पैगोड़ा के सिक्के क्या करते थे, ढालते थे। और नील उत्पादन और कपड़े रंगाई का इनका प्रमुख खेत था नांगल वांचे और पाल कोल्लू में। इनका क्या था, नील उत्पादन और कपड़े रंगाई का केंद्र था। निर्यात की प्रमुख वस्तुएं इनकी जो थी सूती कपड़ा, रेशम, अफीम, सोरा, ये सब क्या थी, मुख्य वस्तुएं थी। अब यहां से एक प्रश्न बनेगा कि व्यापारिक व्यवस्था जो थी वो सहकारिता पे आधारित थी, जिसे कार्टल पद्धति भी कहा जाता है। डचों के जो फैक्ट्री के प्रमुख होते थे उन्हें फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, फैक्टर। अब एक प्रश्न ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वस्तुओं को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो आपका विकल्प होगा डच को। और यहां पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, वेदरा का युद्ध। ये भी आपका इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है। वेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेजों और डचों के मध्य में, और कब हुआ था आपका 1759 में। 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य आपका युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज क्या होते हैं, जीत जाते हैं। और इस युद्ध के बाद ही उनकी शक्तियां क्या हो जाती हैं, भारत में अंग्रेजों की बढ़ जाती हैं और डचों की शक्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और डचों का जो भी आपका समय रहता है समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब डचों के बारे में आपको क्या क्या महत्वपूर्ण और देख के जाना है। देखिए प्रश्न में बता देता हूं। सबसे पूछेगा कि डच कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड के थे। पहला अभियान किसके द्वारा चलाया गया, कॉर्नेलियस हाउटमैन के द्वारा चलाया गया, उनकी कंपनी का नाम। इनकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, बंगाल में। ठीक है, और इनकी मुसलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री क्या हुई थी, स्थापित हुई थी, आंध्र प्रदेश में। ठीक, और गुस्तावस फोर्ट के बारे में आपको देखना है। डच फैक्ट्रियां भारत के अन्य कहां कहां स्थापित हुई, जैसे पुलिकट, सूरत, विमलीपट्टनम, कराईकल, चिंसुरा। ये आपको मैप के माध्यम से देख लेना है कि यहां पर क्या हुई, स्थापित हुई थी। डचों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में आपको देखना है कि नील निर्यात में क्या थे, ये मुसलीपट्टनम सूरत से करते थे। और भड़ौच बंदरगाह जो था गुजरात का, वहां से कपड़े का निर्यात किया जाता था। पुलिकट में अपने इन्होंने स्वर्ण पैगोड़ा सिक्के क्या करते थे, ढालते थे। और नील उत्पादन और कपड़े रंगाई का प्रमुख केंद्र जो था वो था नांगल वांचे और पालकोल्लू। भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो किसे जाता है, डचों को। और डच फैक्ट्री का जो प्रमुख होता था उसको फैक्टर कहा जाता था। और वेदरा के युद्ध के बारे में पूछता है कि वेदरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। और इसमें अंग्रेज क्या हुए थे, विजयी हुए थे। उनके विजय होने के बाद जो डचों की शक्ति है वो समाप्त हो जाती है और अंग्रेजों की शक्ति में दिन प्रतिदिन क्या होती है, वृद्धि होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो पुर्तगाली और डच आज मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंग्रेज, फ्रांसीसी के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।